नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। टुडे आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ चेंज। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ चेंज, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, लेनिन ऑफ चेंज रिगार्डिंग माओ त्से-तुंग और कम्युनिज्म और महात्मा गांधी जी ऑन चेंज, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज चेंज? चेंज होता क्या है? Change is a evolutionary, developmental and progressive process which takes a long time. Change that means एक long time होता है, एकदम से ही change नहीं होता है. So change, यहाँ पर इसके स्पेलिंग को काइंडली इसको सही लिख लेना. Change is a evolutionary, developmental and progressive process. It is a process which will take time, which takes long time, right? Then it is the sum of, that means change is the sum of total of evolution, development and progress which tries to establish a perfect social order that is devoid of chaos, lawlessness, जिसमें chaos और lawlessness बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं कंप्लीट एक चेंज हो गया. जैसे आदमी में भी कंप्लीट चेंज आता है, तो वो एवोल्यूशनरी पहले आदमी ने सोचा, फिर इसको डेवलपमेंट किया, फिर धीरे धीरे उसमें मॉरल चेंजेस आते गए, ना फ्रंट चेंजेस आते गए. दैट इट विल टेक टाइम. तब हम उस पर्सन को बोलेंगे कि पर्सन कंप्लीटली चेंज हो गया. इट विल टेक टाइम. कार्ल मार्क्स, लेनिन, ना माओ त्से-तुंग एंड कार्ल पॉपर हैज प्रोपाउंडेड दीज थ्योरीज ऑफ चेंज. ठीक है, तो इस चैप्टर में आज हम इन्हीं की थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे. इन्होंने चेंज को कैसे कैसे अपने बिहाफ पे डिस्कस किया है. वेल, अभी वन बाई हम डिस्कस करते हैं रेवोल्यूशन चेंज. अ सडन और वेरी फास्ट चेंज इन सोशल सिस्टम, कि अगर सोसाइटी के सिस्टम में एकदम से ही चेंज आ जाए, विच में अफेक्ट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ. पावर स्ट्रक्चर में चेंज आ जाना, इकोनॉमी में चेंज आ जाना, वेज ऑफ लिविंग, लोगों की सोचने की थिंकिंग में चेंज आ जाना, नॉर्म्स, बिलीफ, उनके विश्वास में चेंज आ जाना, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन. सपोज इसमें बड़ी बड़ी जैसे स्ट्राइक्स, हड़ताल, ये सब चीजें आएंगी. हड़ताल क्यों हुई, स्ट्राइक्स क्यों हुई, फिर इसके बाद जो किसान बिल के लिए के अगेंस्ट जो फार्मर हमारे खड़े थे, ठीक है, तो वो सब रेवोल्यूशनरी चेंज ला रहे थे. तो रेवोल्यूशन चेंज क्या होता है? इट इज अ सडन वेरी फास्ट चेंज इन सोशल सिस्टम विच में अफेक्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. पावर स्ट्रक्चर में चेंज, इकोनॉमी में चेंज, वेज ऑफ लिविंग और नॉर्म्स ऑफ बिलीफ में चेंज आ जाना. Now evolutionary change, this model has been borrowed from biological science से आया है ये टॉपिक. It transformed the old simple forms of social life into new complex system. ये पुराने रीति रिवाजों को चेंज करता है, पुराने सोच, पुरानी परंपराएं, उनको एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में बना देता है. ठीक है, पहले सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं कि पहले मोनार्की थी. ठीक है, मोनार्की से धीरे धीरे स्टेज में गई, आज डेमोक्रेसी है. ठीक है, तो ये एक एवोल्यूशनरी चेंज होगा. देन डेवलपमेंट को हम डिस्कस करेंगे. दीज टॉपिक्स आर आल्सो इन क्लास 10th में भी हैं ये. अब डेवलपमेंट बोलते हैं कि मैंने डेवलपमेंट कर ली, मैंने नेक्स्ट टॉपिक ही आपका प्रोग्रेस है. तो डेवलपमेंट, कई सारे स्टूडेंट्स तो डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट को इकट्ठा ही मान लेते हैं. तो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज डेवलपमेंट. सो अब development is a process in which a system or institution is transformed into stronger, more organized, more efficient and more effective form and proves to be more satisfying in terms of human wants and aspirations. तो डेवलपमेंट क्या डिमांड करती है? डेवलपमेंट चाहती है एक पूरे के पूरे सिस्टम में ही ट्रांसफॉर्मेशन, और वो सिस्टम पहले वीक था, फिर बाद में क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मोर ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, मोर एफिशिएंट हो जाता है, मोर इफेक्टिव फॉर्म उसमें आ जाती है. एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि पहले बैंक में जाने के लिए काफी क्यू लगती थी, है ना, हर पर्सन के डिफरेंट डिमांड्स होती हैं. अब आराम से एक मशीन लगा दी है. ठीक है, एटीएम मशीन लगा दी है. तो अब बैंकिंग सिस्टम क्या हो गया? स्ट्रोंगर, ऑर्गेनाइज्ड, मोर एफिशिएंट हो गया है. कि आप अगर आपने 1 लाख से ऊपर लेना है, देन यू कैन गो टू बैंक. अगर आपने इससे कम लेना है, यू कैन विड्रॉल फ्रॉम एटीएम मशीन डायरेक्टली. मोर इफेक्टिव फॉर्म एंड प्रूव्स टू बी मोर सेटिस्फाइंग इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड एस्पिरेशंस के बिहाफ पे. जब हम
बहुत एफिशिएंसी किसी चीज़ में प्रोवाइड करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस वे से किसी चीज़ को कोई भी चीज़ प्रेजेंट करते हैं, स्ट्रॉन्गर वे से प्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट, कि वो पर्सन डेवलप्ड हुआ है, या फिर ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज या फिर स्कूल या फिर है ना फैमिली बहुत डेवलप्ड हुई है। वेल, प्रोग्रेस को डिस्कस करते हैं। प्रोग्रेस इन विच ए सिस्टम or institution is transformed into new form which is regarded better than morally superior to an old form. प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस में भी हम इंस्टीट्यूशंस को ही अप्लाई करते हैं, लेकिन पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है, मोरली सुपीरियर हो गया है। ठीक है, पहले उसकी लाइक थिंकिंग, प्रोग्रेस को हम थिंकिंग से ज़्यादा मैच करते हैं। पहले उसकी थिंकिंग नैरो माइंड थी, अब उसकी थिंकिंग बहुत ही पॉजिटिव हो गई है। कितनी भी बड़ी सिचुएशंस आ जाएं, वो उसको पॉजिटिव चीज़ें उसमें निकाल लेता है, निकाल लेती है। इसको बोलेंगे प्रोग्रेस, की पर्सन इज प्रोग्रेसिंग, नॉट डेवलपिंग। वेल, हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बुक लिखी है पॉलिटिकल एवोल्यूशन, एग्जाम के पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल इवोल्यूशन ये बुक किसने लिखी है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। लेनिन ने एक बुक लिखी है स्टेट एंड रेवोल्यूशन, रिमेंबर दिस, थ्योरी ऑफ चेंज को हम डिस्कस कर रहे हैं। और माओ जेडोंग ने एक आइडिया दिया है परमानेंट रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, स्टेट एंड रेवोल्यूशन किसने प्रोवाइड की है, लेनिन, देन माओ जेडोंग ने परमानेंट रेवोल्यूशन, और पॉलिटिकल एवोल्यूशन गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। अभी मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ चेंज, कार्ल मार्क्स की चेंजिंग थ्योरी पढ़ते हैं। ये क्या बोलते हैं चेंज के बारे में? व्हाट इज चेंज? चेंज इज द प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, change is the process whereby ideas are formed and clarified in the course of intellectual debate. मतलब जब कहीं पर भी डिबेट होगी तो आइडियाज, नए नए आइडियाज बनेंगे, नए नए आइडियाज, पुराने आइडियाज क्लैरिफाई होंगे, उसको बोलेंगे हम चेंज। ही बिलीव्ड एंड सोशल he believed that social institutions are shaped by material condition of life which are determined by then mode of economic production in society. कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जितनी भी हमारी आज सोसाइटी डेवलप्ड हुई है, ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक प्रोडक्शन के कारण हुई है। पहले चीजें कम अवेलेबल थी, अब ज्यादा हो गई हैं, तो लोग और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। तो कार्ल मार्क्स ने इसको थ्योरी ऑफ चेंज बोला है। दैट मार्क्स गिवन द थ्योरी ऑफ मटेरियलिज्म। तो मटेरियलिज्म की थ्योरी किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने, जिसने बोला है कि मटेरियल के बिहाफ पे ही सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। हीगल ने एक आइडिया दिया है आइडियलिज्म। तो ये दो मैच करने के लिए कॉलम आ जाते हैं कि आइडियलिज्म थ्योरी किसने दी है? हीगल ने, और मटेरियलिज्म थ्योरी दी है कार्ल मार्क्स ने। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन कंटिन्यू करेंगे। ही गिवन द आइडिया ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। According to dialectic mode of analysis, development of this thesis and antithesis takes place slowly and gradually, but as a result, both clash between the two syntheses appear in a sudden change. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, if there is a seed is coming, तो स्टॉर्म्स आ रहे हैं, डिफरेंट चीजें आ रही हैं, कभी इसको बर्ड्स खा जा रहे हैं, डाउन। ठीक है, दोबारा इट विल कम अप, बच्चे साइकिल चलाएंगे, व्हाटएवर, है ना। तो डिफरेंट कंडीशन से लेके बिल्कुल डाउन डिबेट हो रहे हैं, लेकिन एकदम से राइज कर जाएगी चीज, मोर स्ट्रोंगर वे से ऊपर आएगी, सडन चेंज करके ऊपर आएगी। दैट इज कॉल्ड theory of revolution. Well, revolution is the indispensable midwife of social change. ये कोटेशन आ जाती है डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में कि revolution is the indispensable midwife of social change। ये थ्योरी किसने बोली है? को तो कार्ल मार्क्स ने बोली है। ठीक है, तो इस थ्योरी में हमने क्या सीखा? अकॉर्डिंग टू डायलेक्टिव मोड ऑफ एनालिसिस, डेवलपमेंट ऑफ थीसिस एंड एंटीथीसिस। थीसिस आएंगी, उसका क्रिटिसाइज होगा कि ये सही नहीं है, इसमें कुछ एक चेंज करो। ठीक है, क्रिटिसिज्म को क्या बोलेंगे? एंटीथीसिस। फिर धीरे धीरे थीसिस, एंटीथीसिस, थीसिस, फिर एक नई चीज बन के आएगी सडनली, तो वो क्या होगी? थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। देन कम्युनेटिव प्रिंसिपल, दैट इज आल्सो गिवन बाय Karl Marx, from each according to his ability to each
अकॉर्डिंग टू हिज नीड। ये चाइना में इस टाइम में सिस्टम चलता है कि हर पर्सन को काम मिलेगा उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, और हर पर्सन को सैलरी मिलेगी उसकी नीड के अकॉर्डिंग, कि इस टाइम में परिवार को चलाने के लिए कितने सैलरी की जरूरत पड़ेगी उसको, तो उतनी सैलरी वो प्रोवाइड करते हैं, बाकी वो काम करते रहते हैं, सरकार के अकाउंट में वो पैसा जमा होता रहता है। ये है कम्युनिज्म, कम्युनिटी प्रिंसिपल। रिमेंबर दिस, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, वर्क उनकी एबिलिटी के मिलेगा, बट टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, दैट मीन्स सैलरी। लेनिन ऑन चेंज, कार्ल मार्क्स। अब लेनिन की थ्योरी पढ़ते हैं, लेनिन ने क्या बोला है। व्लादिमीर लेनिन की बात हम इधर करेंगे। मार्क्स थियोरेटिकल एक्सपेक्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ क्लासलेस, जो कार्ल मार्क्स थे वो क्या चाहते थे कि एक क्लासलेस सोसाइटी हो जिसमें रिच पुअर, है ना, ये क्लास ना हो, स्टेटलेस जिसमें स्टेट का कोई रोल ना हो, वर्कर अपने आप को कंट्रोल करें, पीजेंट्स अपने आप को खुद कंट्रोल करें, वो खुद सोचें कैसे सरकार चलानी कैसे नहीं चलानी है। तो क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी तो इम्पॉसिबल है डियर स्टूडेंट्स। देन व्लादिमीर लेनिन मॉडिफाइड एंड अप्लाइड टू एस्टैब्लिश इक्वलिटेरियन रशियन सोसाइटी। व्लादिमीर लेनिन ने जब रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी 1917 में रशियन एम्पायर में, तो उन्होंने अब इस क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी में कुछ एक चेंजेस करके क्या सोसाइटी बनाने की कोशिश की थी, इक्वलिटेरियन रशियन सोसाइटी। ही डिस्क्राइब्ड दैट, लेनिन ने बोला था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी वाज ए वॉर बिटवीन फाइनेंशियल ग्रुप्स फॉर द कंट्रोल ऑफ कॉलोनीज, की कौन कितनी ज्यादा कंट्रोल बाकी कंट्रीज को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। एंड ही वाज राइट, ही टेलिंग दैट रेवोल्यूशन एंड ऑब्जर्व प्रोलिटरेट स्टेट्स नीड पावर। प्रोलिटरेट दैट मीन्स वर्कर्स, उनको पावर की जरूरत है, वही अच्छे से सरकार को चला सकते हैं। लेनिन ने अपोज किया था रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स एंड पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस, कि लोग अपने एक लीडर को रिप्रेजेंट करेंगे, लीडर पार्लियामेंट में जाके लोगों के लिए रूल बनाएगा। तो ये रशियन जो हैं, दैट मीन्स रशियन गवर्नमेंट्स वगैरह, ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम और पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस को मतलब ओपोज करते हैं कि ठीक नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। rather he favored the hierarchical rather he favored hierarchical organization with strict centralization machinery। बट ये भी डिफिकल्ट है, अगर आप सेंट्रलाइज मशीनरी क्रिएट कर दोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगी, तो उन्हीं की प्रॉब्लम से तो यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था। ठीक है, पहले इंडिया भी सोचता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रूल हो, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया। तो यहाँ पर मुश्किल में इधर हो जाता है, कंट्री आ जाती है जब सेंट्रलाइजेशन मशीनरी को ही आप स्ट्रिक्ट करते हो कि वही इंपॉर्टेंट है। वेल, अब हम पढ़ते हैं माओ त्से-तुंग ऑन कम्युनिज्म के बारे में क्या बोलते हैं कम्युनिज्म के थ्रू। व्हाट इज कम्युनिज्म? ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म इन एशिया। माओ त्से-तुंग ने क्या किया है, कम्युनिज्म का आइडिया एशिया में रिप्रेजेंट किया है, एंड चाइना में कम्युनिज्म को फॉलो किया है और प्रोपोगेट किया है, उनका प्रचार किया है। ही कंबाइन मार्क्सिज्म लेनिनिस्ट थ्योरी विद सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन चाइना, कि अगर सोसाइटी में चेंज प्यार से नहीं आता है तो उसको दो टेक्निक से चेंज में लाओ, आर्म स्ट्रगल एंड गोरिल्ला टैक्टिक्स। आर्म स्ट्रगल मतलब आर्म का वेपन का यूज करके सोसाइटी में इक्वालिटी क्रिएट करो, या फिर छुप के वॉर करो, है ना, गोरिल्ला टैक्टिक्स। ये इंडिया में काफी एरियाज में अभी है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ठीक है, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, एक पार्टी है सीपीआई एमएल। सीपीआई पार्टी की आइडिया बहुत अच्छा है। ठीक है, वो कम्युनिज्म सोसाइटी बनाना चाहते हैं, दैट मीन्स आपको बताया इधर क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी, बट लेनिन इस को फॉलो करते हुए चलते हैं, दैट मीन्स आर्म स्ट्रगल और गोरिल्ला, कि अगर बात इक्वालिटी प्यार से नहीं होती है तो उसको मार से करो। वेल, to guide socialist revolution he relied on armed struggle and guerrilla tactics. He not only relied on peasantry class but on workers to provide effective leadership to the movement. जो माओ से तुंग ने बोला था कि वर्कर्स ही आगे ना आए सरकार बनाने में या फिर देश को चलाने में, बट पीजेंट्स भी आगे आए, पीजेंट्स के साथ वर्कर्स भी आगे आए, तब एक सरकार अच्छे से चल सकती है।
अब महात्मा गांधी जी के थॉट पढ़ते हैं चेंज के बारे में, उन्होंने क्या लिखा है। महात्मा गांधी ने एक कॉन्सेप्ट दिया है सर्वोदया, ठीक है। तो सर्वोदय एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। ही स्ट्रेस्ड ऑन सत्याग्रह, सत्याग्रह के ऊपर काफी फोकस किया, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। सत्याग्रह इज ए टेक्निक, सत्याग्रह होता क्या है, कोई है ना पूछ भी ले। एक मूवी है मुन्ना भाई MBBS, उसमें सत्याग्रह के ऊपर काफी फोकस किया गया है। तो दैट इज गुड, लगे रहो मुन्ना भाई। तो ये सब चीजें, सत्याग्रह होता क्या है, तो सत्याग्रह इज ए टेक्निक फॉर सोशल चेंज एंड पॉलिटिकल एक्शन, पॉलिटिक्स के कुछ एक एक्शंस को चेंज करना, सोसाइटी में चेंजेस लाना, उसको बोलते हैं सत्याग्रह। ही सजेस्टेड सत्याग्रह थ्रू नॉन वायलेंस, है ना, वायलेंस के थ्रू भी हो सकता है सत्याग्रह, और नॉन वायलेंस के ऊपर भी हो सकता है। तो महात्मा गांधी फोकस्ड ऑन नॉन वायलेंस की सोशल चेंज और पॉलिटिकल एक्शन में चेंज आए विद थ्रू नॉन वायलेंस। नाउ महात्मा गांधी सजेस्टेड दैट रिच शुड होल्ड देयर प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट फॉर कम्युनिटी, कि रिच को अपनी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट में प्रोवाइड करनी चाहिए, ट्रस्ट में रखनी चाहिए, और वहीं से अपनी जितनी जरूरत हो वहीं से लेनी चाहिए। व्हाट दे नीड एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द सरप्लस टू द पुअर, और जो बच जाएगी, ठीक है, वो पुअर में बांट देनी चाहिए। यहाँ पर इक्वल सोसाइटी में डेवलपमेंट नहीं होती, ऐसी सोसाइटी में कभी भी डेवलपमेंट नहीं होती डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर एक रिच पर्सन कमा रहा है, सो बहुत कम रिच पर्सन होते हैं दोज हु आर अर्निंग फॉर द कंट्री, ठीक है, अर्निंग फॉर द होल नेशन, बट everybody is trying to make their family superior, make their family best, ठीक है, तो उनके लिए कमाते हैं। तो अगर ट्रस्ट में ही अपनी पूरी सैलरी, पूरी इनकम रखनी हो और जितनी जरूरत हो तो उतनी ही लेना है वहां से, और सरप्लस गरीबों में बांट देना है, तो इससे गरीब क्या हो जाते हैं, वो डाउन पे आ जाते हैं कि हमें मिलना तो है ही, इसलिए वो अपना मेंटल लेवल इंक्रीज नहीं करते हैं, या फिर कोई और ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं, वो सिर्फ डिपेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्लासलेस सोसाइटी या फिर सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है, बिकॉज पॉपुलेशन धीरे धीरे उनको फ्री में हर चीज़ लेने की आदत पड़ जाती है, तो दैट इज डिफिकल्ट। नाउ ही वांट्स दैट देयर, महात्मा गांधी चाहते थे दैट देयर शुड बी मिनिमलिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट, स्टेट का कम कंट्रोल हो, ठीक है, राइट। रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन, टैक्स जो टैक्स सरकार कलेक्ट करती है वो दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हो। रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट टू इनहेरिटेंस, ठीक है, प्रॉपर्टी पे राइट्स का इनहेरिटेंस जो भी होता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पूर्वजों की प्रॉपर्टी, मैं इसको नहीं बेचूंगा या इस पे कुछ नहीं बनने दूंगा, तो इस पे प्रॉपर्टी, ठीक है, आर्टिकल 30 अब ये क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया है, अब 300A में चला गया है, अब वो लीगल राइट हो गया है, ठीक है। वेल, नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड हैवी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होंगी, आयरन कोल, ये सरकारी होनी चाहिए, और लैंड पूरी कंट्री की सरकारी होनी चाहिए। ही डिसअप्रूव्ड विद द प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के डिसअप्रूव करते थे उन चीजों को। So I hope dear students you enjoyed this class, and kindly pen down these all the important things, and hopefully this will help to prepare UPSC PGT political science and a UGC NET political science. So all the best, take care, Jai Hind, Jai Bharat.